मुख्यमंत्री किस तरीके से वो राज्य को संभालने का नहीं बल्कि राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं। तो खुला लुटेरा बैठा हुआ है। माइंस एंड मिनरल्स जो हमारा अरुणाचल राज्य में एक हमारा छोटा सा एक गोल्ड माइन है नामचिक नागपुर खारसन। वो गोल्ड माइन से जो हमारा A1 क्वालिटी का कोयला निकल के आता है। A1 को अरुणाचल का जो संविधान है उसमें ऐसा है कि स्टेट तो हमें मिल चुका है, लेकिन अरुणाचल से जो भी प्रॉपर्टी माइंस हो मिनरल्स हो जो भी निकलता है उस पे भारत सरकार का हक हो, अरुणाचल सरकार का हक नहीं होता है। अरुणाचल सरकार सिर्फ 12% के हकदार है, बाकी जो है 88% भारत सरकार का है। तो भारत सरकार के खजाने को भी इन लोगों ने लूटा है। तो गोल्ड माइन वहां पे 62 करोड़ का घोटाला, वहां से जो A1 क्वालिटी का जो कोयला निकल के आता है उसको वहां वो थर्ड ग्रेड में पेमेंट करके यहाँ लेके A1 क्वालिटी में बेचते हैं। इस तरह की करप्शन चल रही है। तो यहाँ सारे बहुत लंबी लिस्ट है नीचे तक आप देखिए। उसके बाद पेमा खांडू जैसे मैंने अभी बताया वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक ठेकेदार है, वो कंट्रैक्टर है, बिजनेसमैन है। तो अरुणाचल का पूरा फंड जो है अब उनका घर में जमा हो, उसके पर्सनल गोदरेज में जमा होगा। तो उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आए, इस पर हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे। और नौकरियां जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वैसे ही हमारे अरुणाचल में राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। तो 1 महीना 1.5 महीना पहले पेपर लीक हो जाता है, एक पेपर का 40-45 लाख करके। और इस पे अभी इसी पे बहुत ज्यादा अभी धरना रैली प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, 4-5 लोग अरेस्ट हुए हैं और कुछ लोगों को रिटायरमेंट भी दे दिया है। हम कह रहे हैं कि इस पे निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो वहां पे अभी मुद्दा यहाँ तक सुनने को आ रहा है कि कुछ लोग कल प्रेस मीडिया में आए थे, उन लोगों ने कुछ लड़कों ने बोला है कि उनके पास 2 ऑडियो क्लिप्स है जिसमें सीएम का हाथ होने का, पेपर की बिक्री में सीएम का हाथ होने का पूरा पक्का सबूत है। बहुत जल्द वो लोग वायरल करने वाले हैं, अभी तक वायरल हुआ नहीं। तो बस उन्होंने फ्रेश स्टेटमेंट ये दिया। अब देखिए अगर पेपर बिक्री हो जाए तो फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको नौकरी कैसे मिलेगी? जिन्होंने 40 लाख भरा, 45 लाख भरा, नौकरी तो उन्हीं के जेब में जाएगी ना। तो ये कितनी बड़ी संख्या में एक भ्रष्टाचारी मतलब जो खुला ओपन खुला छूट है भ्रष्टाचार करने का अरुणाचल में। कानून व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, आपने देखा अभी लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है। और छोटी छोटी बच्चियों, अंडर एज की बच्चियों के ऊपर हाथ डालते लोग, इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। 4 साल 8 साल की बच्चियों का उठाकर दिन दहाड़े रेप कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, कानून व्यवस्था पे नियंत्रण नहीं है। और उसके बाद में करोड़ का घपलाबाजी है। तो यही बात हम यहाँ तक अगर हम बाई फ्लाइट आते तो शायद प्रधानमंत्री जी हमें नहीं सुनते। यही सोच करके हमने वहां अरुणाचल में भी पूरा 28 दिन का धरना पर बैठे, जो हमारा जो धरना स्थल है 28 दिन धरने पर बैठे, चिल्लाते रहे। हम राज्य सरकार से गुहार लगाते रहे कि नियंत्रण कीजिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कीजिए, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद मजबूरन हम लोगों को पैदल यात्रा निकालना। अब जब हम पैदल यात्रा करके यहाँ दिल्ली तक हम निकले हुए थे, हम पहले असम होके, फिर बंगाल होके, बिहार होके, यूपी होके यहाँ पहुंचे। तो उन दिनों में बीच में सरकार के कुछ लोग, अभी मैंने आपको विजुअल में भी दिखाया, वो जो बोल रहा था वो सरकार का प्रवक्ता है। सरकार के प्रवक्ता बोलते हैं कि बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चल रहा है, कोई करप्शन नहीं हुई है। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो। तो हमने उनसे यही सवाल पूछा कि इतने सारे ये तो मैंने अभी आपको विजुअल में भी दिखाया है। बीजेपी ने खुद, भारतीय जनता पार्टी ने खुद ये जन्म कुंडली तैयार किया था पेमा खांडू के ऊपर। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब अरुणाचल आए थे
हमारे वहाँ जो पार्क है, हमारा पार्क का नाम है इंदिरा गांधी पार्क। पार्क पर वो खड़े होकर जब उन्होंने अपना स्पीच दिया था, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि अरुणाचल का बाल्टी छेद है और छेद को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो पानी कभी भरेगा नहीं। उन्होंने खुद कहा। आज शायद वो कैसे भूल गए, उसी छेद वाले बाल्टी में भर भर के पानी टंकी वो सप्लाई कर रहे हैं और वो छेद वाले से निकाल के ये लोग अपने तिजोरी में रख रहे। तो आप देखिए आम जनता कितने प्रताड़ित है, हम लोग इतनी यातनाएं सह रहे हैं। अभी तक ऐसे कितने गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंचे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वहां इतने सारे भारत सरकार स्कीम्स बनाते हैं, हर घर नल हो, उज्ज्वला योजना हो, क्या क्या मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, कितने योजनाएं बना, एक भी योजना वहां पहुंचता नहीं है। लेकिन यहाँ दिल्ली में यूसी बढ़िया से आ जाता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, पूरा वर्क डन कंप्लीटेड, सब कुछ रिपोर्ट ओके रिपोर्ट यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वहां प्रैक्टिकल में तो कुछ भी 0.00% भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये बहुत दुख की बात है। लोग कहते हैं कि हम अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे ले जाके इशू को रेज करके हम स्टेट का अपमान कर रहे कहते हैं। हालांकि मैं ये मानती हूँ, मेरा सोचना ये कि मैं राज्य को बदनाम नहीं कर रही हूँ, बल्कि पूरे भारत के मेरे भाई बहनों को, माता पिताओं को मैं ये बता करके उन लोगों से मैं ये मदद मांगना चाह रही हूँ कि हमारे राज्य में मोदी जी से हर कोई गुहार लगाए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, कोई भी सिटीजन, हमारा इंडियन सिटीजन मोदी जी से गुहार लगाए कि अरुणाचल में सीबीआई भेज दीजिए। अरुणाचल का जो पूरा सिस्टम के ऊपर सीबीआई होनी चाहिए, ईडी लगनी चाहिए। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, एसआईसी क्या करते हैं, एसआईसी और एसआईटी, उसका मिनिस्टर सीएम खुद अपने जेब में रखा हो। तो एसआईसी से भी सीएम जो बोलेंगे वही रिपोर्ट तैयार करेंगे, एसआईटी भी वही रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो हमें सेंट्रल एजेंसी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ यही मांग लेकर आए हैं यहाँ दिल्ली कि हमें सीबीआई चाहिए, ईडी चाहिए। सरकार किसका भी हो, पार्टी किसी का भी हो, हमें पार्टी से कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें भ्रष्टाचार से हम उठ चुके हैं, करप्शन से हम उठ चुके हैं। तो ये करप्शन को मिटाना है स्टेट से। और ये हम लोग कोई संगठन नहीं है, अलग अलग जिले से हम लोग एक घूट होकर के यहाँ पे निकले हैं। आम जनता है, ये जो प्रेसिडेंट साहब है तमें भाई, ये भी आम जनता है। हमने इनको प्रेसिडेंट इसलिए बनाया कि जब हम एक ग्रुप में आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, तो एक गार्जियन की जरूरत होती है। तो ये हमारा कैप्टन बन के, क्या इनके कैप्टनशिप में हम यहाँ दिल्ली तक सही सलामत पहुंचे, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट बनाया, ना कि यहाँ कोई हमारा ये कोई संगठन नहीं है। हम जितने भी यहाँ पे जो हम 18-20 लोग आए थे पद यात्रा करके अलग अलग जिले से, अरुणाचल में 25 डिस्ट्रिक्ट है, तो 25 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, एक ही डिस्ट्रिक्ट से कोई भी नहीं। तो ये जो हम लोग आम जनता नोबल क्यों आनी पड़ी, आम जनता को खुद इतना दूर चल के दिल्ली तक पहुंचना क्यों पड़ा, इसीलिए हम पैदल चल के आए कि प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज सुने, राष्ट्रपति जी हमारी आवाज सुने, हमारी प्रार्थना को सुने। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है, आप जितने भी वैल्यूएबल पत्रकार सर लोग हैं, आप लोग भैया लोग, थोड़ा सा मदद कीजिए, हमारी आवाज बनिएगा। हमारी ये जो परेशानियां हैं इसको थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा बर्डन थोड़ा रिलीफ, हमारा मतलब बर्डन थोड़ा अगर आप लोग शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा लगेगा, ऐसा लगेगा मानो हमारा कोई अपना है इस देश में जो कि हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए करते हैं। इसीलिए आज आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ प्रेस क्लब में हम आए हैं और हमारी जो धरना है 25 सितंबर से लेकर के अभी तक चल रही है जंतर मंतर पे। वहां पे सिस्टम ऐसा है कि एक दिन का परमिशन मिलता है, तो एक दिन का परमिशन मिलता है तो पहले जैसा इंडेफिनिट धरना हम नहीं कर सकते। तो हम हर एक दिन के लिए अलग अलग परमिशन, ऑफिशियली परमिशन निकाल के हम धरने पे बैठते हैं। अभी बीच में हमारा थोड़ा गैप हो गया क्योंकि 20 तारीख को और 21 तारीख को परमिशन निकला है,
तो फिर हम 20 को 21 को बैठेंगे। और हम धरना पर इसीलिए बैठे हुए कि जब तक प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी हमारी आवाज ना सुन लें तब तक हम धरना पर बैठे हुए हैं। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि राष्ट्रपति जी तक और प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंचे। तो हमारी आवाज को पहुंचाने में आप सब प्लीज योगदान दीजिएगा। ये आप सब से मेरा, हम सबका अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का आप सब से अपील है, रिक्वेस्ट है। सवाल आपसे ये कि आप लंबे समय से इस आवाज को उठा रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं, और आपने जो ये दिखाया कि बीजेपी ने भी खुद एक करप्शन की मुख्यमंत्री की बनाई है, क्या आपने बीजेपी के नेताओं से या वहाँ के स्थानीय नेताओं से इसके बारे में जानकारी दी है? और पहले भी नॉर्थ ईस्ट में करप्शन के बहुत मामले आए थे, लेकिन बीजेपी मोदी सरकार का यह दावा है कि ट्रांसपेरेंसी से विकास हो रहा है। क्या किसी मंत्री ने या किसी ने आपकी बात का संज्ञान लिया है या आपने उनसे संपर्क किया? इसको छोड़ते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? माइक से बोले। सर ऐसा है, ये बुक बीजेपी वालों ने तैयार किया और ये जिन्होंने तैयार किया दे आर द ओरिजिनल बीजेपी लीडर्स। आज ये लोग साइडलाइन होकर रह गए। जो पहले कांग्रेस में सरकार चला रहे थे, ये चोर लोग, भ्रष्टखोरी नेता लोग, पेमा खांडू, इनके जो पिताजी थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लेट दोरजी खांडू जी, वो भी कांग्रेस के ही थे और पेमा भाई भी कांग्रेस के ही थे। जब से इनका आगमन हुआ है बीजेपी पार्टी में, ये सारे साइडलाइन हो चुके हैं। जिन्होंने इस किताब को तैयार किया था, ये लोग अभी बेरोजगार होकर बैठे हुए। जिन लोगों ने अपना खून पसीना सींच कर बीजेपी को बनाया था, अरुणाचल में बीजेपी की स्थापना की, बीजेपी का घर बनाया, वो लोग आज घर से बाहर है, बेघर, और घर के अंदर सारे चोर भरे हुए। तो बाकी रही बात आपका सवाल जो है कि मंत्री या किसी बीजेपी के किसी ओहदेदार से हमने बात करने की कोशिश की, हम तो हर दिन पूछते हैं बीजेपी वालों से, हर दिन सवाल करते हैं। मैं अपील भी करती हूँ बीजेपी वालों से कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दीजिए। आप जो है आपके, हम तो बीजेपी के वोटर हैं, हमने किरण रिजिजू को वोट किया। हम मोदी जी का बात सुनकर, मोदी जी की शक्ल देखते हुए हमने ये भरोसा किया कि चलो मोदी जी अच्छा करेंगे, विकास करेंगे। तो मोदी जी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए हमें किरण रिजिजू को जिताना पड़ेगा, तब जाकर वो मोदी जी का एक वोट बनेगा। यही सोच करके हमने बीजेपी को समर्थन दिया, हमने वोट किया बीजेपी को। आज मोदी जी सत्ता पर पहुंच भी गए, देश के प्रधानमंत्री बन भी गए, और किरण रिजिजू जी भी देश की नीति और कानून की मंत्री बन गए। अब किरण जी ये कहते हैं, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आता है कि मेरे पास वक्त नहीं है लोकल छोटे छोटे इश्यूज पे बात करने का, क्योंकि मैं देश का मंत्री बन गया हूँ, तो मुझे देश के लिए काम करना है। अरुणाचल प्रदेश को पेमा खांडू साहब संभाल लेंगे, ये उनका प्रतिक्रिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है, मुझे उन पे ये सुन के मुझे शर्म आता है कि भाई आपका अपना घर किस स्थिति में, पहले घर को तो ठीक कर लेते हैं, बाद में आप देश की सेवा कीजिए। हम तो मना नहीं कर रहे ना देश की सेवा करने के लिए, हम चाहते हैं कि आप देश की सेवा करें, पहले खुद का घर को तो ठीक कर लेना चाहिए। अब ये सारे जो है बीजेपी के जो हार्डकोर लीडर्स हैं, ये बेघर होके बाहर घूम रहे हैं, और जितने चोर भ्रष्टखोरी लोग बीजेपी में अभी घुसे हुए। तो यही बात हम मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि क्योंकि पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी के बन गया, तो ऐसी स्थिति में आप ये विश्वास रखते हैं कि केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री या जो कि आपका जो फोरम है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा, आपको मिल पाएगा? नंबर एक। नंबर दो, ये चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स में आपने लिखा ना, जितने केसेस हैं, मतलब जो स्कीम्स हैं जिसमें एलोकेशन हुआ है सेंट्रल पैकेज में, ये आप एक तो कह रहे हैं कि कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, दूसरा आप सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, तो वो कोर्ट ही करेगा ना। हाउ कैन द गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट हो गया ना। सर
कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मैटर पेंडिंग है और हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट गुवाहाटी और परमानेंट बेंच ईटानगर में एक मैटर पेंडिंग है। वो 2 मैटर सिर्फ सब जुडिस है, बाकी सारे इश्यूज वैलिड है जिस पर हम बात कर सकते हैं और वही हम बात कर रहे हैं। उन 2 मैटर को हमने रेफरेंस में इसलिए लिया ताकि आपको ये पक्का कर सको कि ये देखिए करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर हैं, तो कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं। हाँ, SGRY वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सिंस फ्रॉम 12 इयर्स, पिछले 12 साल से पेंडिंग है। और ये जो DDUGJY ये गुवाहाटी हाई कोर्ट में अभी चल रही है। तो हम सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं, रेफरेंस में दिखा रहे हैं कि ये भी करप्शन के केसेस है। बाकी में नहीं चल रहा, बाकी तो खुला लूट मचा हुआ है ना। तो अभी हम इसीलिए कोर्ट में कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने, कुछ अलग ग्रुप ने कोर्ट में फाइल किए हुए हैं, तो वो अपना लेवल से काम कर रहे हैं और हम इसीलिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं, पब्लिक एक आवाज बन करके, एक गूंज के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि हमें और ये करप्शन नहीं चाहिए, प्लीज इन पे रोक लगाइए। तो कोर्ट का जैसा है, कोर्ट अपने लेवल से, कोर्ट अपनी तरीके से, वो कोर्ट का पिटिशनर यहाँ है कि अरुणाचल जस्टिस फोरम नवम तगम जी, यहाँ एक पिटिशनर बैठे हैं, दूसरा पिटिशनर वहाँ अरुणाचल में है काको पोतुम, और एक है जोदा ताली जी जो कि पिछले 12 साल पुराना वाला केस का पिटिशनर। वो लोग अपने लेवल में कोर्ट कचहरी का कर रहे हैं, हम आम जनता अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला रहे हैं। मैडम एक सवाल है, इस पूरे 42 मिनट के वीडियो को देखने के बाद ये लगता है कि आपका जो स्टेट है दूसरे स्टेट से 42 साल पीछे है, तो अभी आजाद नहीं हुआ है। जो रोड की हालत, हेल्थ हालत जो है, लोग जो है डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, तो क्या अरुणाचल की जनता को वोट देना अनिवार्य है? क्यों वोट देती है? पिछले 2014 की इलेक्शन में एक बार एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक कोमसिंग विलेज है, सियांग बेल्ट में पड़ता है, ईस्टर्न अरुणाचल में। एक पूरा गांव ने बॉयकॉट किया था इलेक्शन को, नो रोड नो वोट। बाद में बहुत सारे इलेक्शन ड्यूटी के ऑफिसर्स वगैरह गए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह, डीसी भी गए, बहुत सारे लोगों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने, उन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी, क्योंकि यहाँ नेशनल मीडिया, वहाँ नेशनल मीडिया का पहुंच कम है, तो लाइमलाइट में बात नहीं आती है। बहुत सारी चीजें वहाँ होती रहती है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटती रहती है, लेकिन वो यहाँ लाइमलाइट में नहीं आते। अभी मजबूरी है, मजबूरी ये है कि इलेक्शन, वैसे आप बहुत कम आबादी वाली राज्य है, हमारी जनसंख्या बहुत कम है, यही कोई 14-15 लाख की होगी कुल मिलाकर पूरे। तो मजबूरी ये है कि जब कोई अपना परिवार से कैंडिडेट बन जाता है, तो रिश्ते जो है, घूम फिर के रिश्ते होने की वजह से अपने रिश्तेदार है सोच करके वोट देना ही पड़ता है, किसी को, किसी ना किसी को देना है, ऐसे करके ये लोग वोट डालते हैं। बाकी डेवलपमेंट के इशू को लेकर के आज तक कभी वोटिंग हुआ नहीं है। वही भाई बंधु वाला, रिश्ता नाता वाला ये इश्यूज रहता है, और कुछ तो नीड बेस में चलते हैं, कुछ की मजबूरी होती है, किसी को जरूरत को पूरा करते, उसके बाद उनका फायदा उठाया जाता है, यही चल रहा है अभी तक। तो हम एक चेंज की मांग कर रहे हैं, एक रेवोल्यूशन की मांग कर रहे हैं कि कम से कम ये जो एक चेन है करप्शन का, एंटायर इसको चेन को ब्रेक करना है, हमें इसको चेन को ब्रेक करना है, सिस्टम को हमको इसको रीइंस्टॉल करना है, एक साफ सुथरा वाला माहौल बनाना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसीलिए हम सीबीआई और ईडी की मांग कर रहे हैं। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? हमने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। राष्ट्रपति जी के वहां से जवाब आ गए मेल के जरिए, वो कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति जी बहुत व्यस्त है, मिलने की इच्छा है परंतु अभी मिल नहीं पा रहे, बट अगर हम डटे रहे तो जरूर वो डेट बताएंगे। कुछ सोचा है आपने? 1 महीना 2 महीना कि कम से कम एक बार प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी से हम रूबरू हो, मिले, हम अपना ज्ञापन अपने हाथों से उनको सौंपना चाहते हैं।
तो जब तक उनके यहाँ से कोई सटीक जवाब नहीं आता, हम यही डटे रहेंगे, चाहे 6 महीने क्यों ना हो। साल ही क्यों ना लग जाए। मैडम इन्हीं का सवाल तो आगे बढ़ाते हैं। आपके प्रेसिडेंट हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आप तो काफी यंग हैं, आप आ गए हैं सब कुछ छोड़ के वहां से, जी। मान लीजिए सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या करेंगे? हमारा जो प्रदेश की सरकार है ऑलरेडी हमारा पास सुना नहीं है, तो मेरा आगे हुए थे केंद्रीय सरकार से। तो केंद्रीय सरकार में जो बेटा है हेड ऑफ द पोस्ट में आपका प्रधानमंत्री हो गया, तो उन्हीं को हमारा जो आखिरी उम्मीद पे बना रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ से हम खाली हाथ धोखा नहीं चाहते। हमारा जो डिमांड है, हमने तो कोई बड़ा डिमांड किया नहीं है। एक बार सीधे इंक्वायरी करा दीजिए, ईडी इंक्वायरी करा दीजिए, तो कोई बड़ा तो मांगा नहीं है कि हम सीधा डायरेक्ट पेमा खांडू को हटा दो। पेमा खांडू अगर करप्शन नहीं किया है तो फिर दोबारा बैठिए ना। हम ये नहीं कहा है कि वो नहीं बैठना है, दोबारा बैठिए। अगर करप्शन नहीं किया है तो एक बार तो आप उनके ऊपर में कोई कार्रवाई तो कर सकते हैं ना, इंक्वायरी तो कर सकते हैं। तो हमारा टीम का डिमांड तो यही था, सीधी ईडी इंक्वायरी हो और सीधे इंक्वायरी हो। और जब तक हमारा बात ये पूरा नहीं करेगा तब तक हम जरूर करने पर ऐसे कोई कदम उठाएंगे कि हमारे जो प्रदेश की जो सरकार है, जो अभी तो बैठा हुआ है आपका सीएम का कुर्सी पे, उनका नाक कटे, ऐसे कोई भी कदम उठाऊंगा। शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पूरे देश को करने को, लेकिन मैं प्रेसिडेंट नेता होने के नाते में मैं ऐसे काम जरूर करूँगा। वायलेंट को तो वैसे भी पूरा इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, तो नॉन वायलेंट में हम कोशिश करेंगे कि आपका सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, आपका नेकेड धरना हो सकते हैं वो वगैरह, और आगे बढ़े और हंगर स्ट्राइक हो सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हमें वो नौबत ना आने दें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।